गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को गुप्ता डेंसिटी यानी गुप्त वंश के बारे में बताने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम आप लोगों को कुषाण वंश के बारे में बताया था। उसके पहले मगध वंश के बारे में बताए थे। मौर्य वंश के बाद हर्ष वंश तक कोई भी स्थायी रूप से कोई राजा नहीं बना। अब हम आप लोगों को मगध वंश के बाद कुषाण वंश के लेकर के अब गुप्त वंश पर शुरुआत कर रहे हैं। पिछले की जो टॉपिक है उसको मैं बार बार आपको रिवीजन कराते रहेंगे। आज मैं नया टॉपिक लेके चल रहा हूँ गुप्त वंश, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का बहुत ही प्राचीनतम और गौरवशाली इतिहास रहा है। क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि मौर्य वंश में खासकर अशोक के समय में आपका जो पटना जो शहर है, नगर है, पाटलिपुत्रा जिसको बोलते हैं, राइट, वो पूरे विश्व में हमने बताया था कि ये नगरों की रानी कहलाती थी। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन गुप्त वंश में हम जानेंगे कि भारत के समय उसमें जो काल था वो स्वर्ण युग काल के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को हम लोग स्वर्ण युग काल के बारे में जानते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी उत्पत्ति से लेकर के हम अंत तक हम इसको बताएंगे कि किस तरह से हमारे इतिहास के लिए सबसे गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक रहा है। तो हम बताएंगे कि गुप्त वंश की स्थापना प्रयाग के निकट कौशंबिक नामक स्थान पर श्री गुप्त के द्वारा 240 ईस्वी में किया गया था। तो गुप्त वंश की स्थापना 240 ईस्वी में श्री गुप्त के द्वारा किया गया था। उनको लोग आदि पुरुष के नाम से भी जानते हैं। उनके कार्यकलाप को देखते हुए लोग उन्हें महाराज कह के पुकारा करते थे, क्योंकि उस समय उस प्रांत का कोई गौरवशाली यदि व्यक्ति था तो वो थे श्री गुप्त। इसीलिए इन्हें आदि पुरुष के साथ साथ महाराज भी कहा करते थे। इनका शासन काल 240 ईस्वी से लेकर के 280 ईस्वी तक माना जाता है। और इनके द्वारा किए गए कार्य को उस समय के जनता पब्लिक लोग बहुत ही सराहना किए, बहुत ही आदर सत्कार से दिए, समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किए। फिर जैसा होता है हमारे वंशज में कि उत्तराधिकारी के तौर पर, तो इनका उत्तराधिकारी यानी इनके कोई खास विशेष योगदान नहीं रहा ऐतिहासिक तौर पर, लेकिन सामाजिक स्तर पर अच्छा रहा। इसे इन्हें श्रेय के तौर पर, इनका उपनाम के तौर पर इनको पुत्र को मिला। उनका पुत्र था श्री गुप्त का पुत्र का नाम था घटोत्कच, जिनका शासन काल 280 ईस्वी से माना जाता है। इनका शासन काल मुख्य रूप से 320 ईस्वी तक रहा, लेकिन 319 ईस्वी में ही वो अपने पुत्र को राजकुमार घोषित कर दिए और उसी समय उनको कार्यकलाप का 80% कार्य करने के लिए दे दिया। इसीलिए इनका शासन काल 320 होने के बाद भी 319 ईस्वी तक ही माना जाता है। 319 ईस्वी तक इनका नाम घटोत्कच था। ये बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। हम लोग घटोत्कच के नाम सुने होंगे, महाभारत में भीम के पुत्र थे, परंतु वो नहीं है। ये उनके अनुरूप जरूर थे, उनके जो शक्तिशाली जरूर थे, परंतु ये श्री गुप्त के पुत्र थे जो गुप्त वंश के काल थे। इनका भी ऐसे सामाजिक स्तर पर ही इनका भी योगदान रहा, लेकिन ऐतिहासिक स्तर पर विशेष योगदान इनका भी नहीं रहा। लेकिन इनमें राजतंत्र को आगे बढ़ाने की योग्यता थी, क्षमता थी। तो इसने अपने पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम, इनके पुत्र के नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्हें 319 ईस्वी में राजकुमार घोषित कर दिया और उसने ही गुप्त वंशज की शुरुआत की। और कहें तो अपना 80% जो कार्य करने का अधिकार चंद्रगुप्त प्रथम को दे दिए। इस तरह से चंद्रगुप्त का शासन काल 319 ईस्वी से ही स्टार्ट माना जाता है, शुरुआत माना जाता है। कुमार गुप्त ने ही वास्तविक रूप से अपने समाज को फैलाने के लिए योगदान किए, कार्य किए, क्योंकि श्री गुप्त और घटोत्कच ने इस सामाजिक स्तर पर उत्थान किया, लेकिन राजनीतिक तौर से, ऐतिहासिक तौर से वैसा उत्थान नहीं किए। मुख्य रूप से ऐतिहासिक तौर से समाज को फैलाने का भी काम किया। तो श्री गुप्त का पौत्र जो हुए चंद्रगुप्त प्रथम, जो अपने आप को गद्दी पर बैठने के दौरान ही महाराज धीराज घोषित कर दिया और इसने सोचा कि मेरे जो पूर्वज थे समाज को फैलाने के लिए, विस्तृत करने के लिए कुछ योगदान नहीं किए, मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए तो सर्वप्रथम, क्योंकि उस समय एक अविवाहित युवक थे, उसने सोचे कि मैं ऐसे साम्राज्य में घर में शादी करूं जिससे कि जहां पर कोई पुत्र न हो, उसका शासन भी मेरे
मेरे शासन में समाहित हो जाए और मेरा समाज फैल जाए। ऐसे सोचते हुए इसने चुना कि वैशाली की राजा लिच्छवी थे, उनकी पुत्री का नाम था कुमार देवी, और वे जाने उनके बारे में और वहां पर अपने विवाह करने का प्रस्ताव भेज दिए, जहां वैशाली के राजा लिच्छवी ने स्वीकार कर लिए। इसके दौरान 321 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे महाराज धीराज कहते हैं, उनका विवाह वैशाली की राजकुमारी कुमार देवी के साथ संपन्न हो गया। इस तरह से चूंकि उनके कोई भाई नहीं थे, तो इसका साम्राज्य होने वाला है कि इलाहाबाद से लेकर के आपको वैशाली तक हो गया। इस तरह से वर्तमान का भारत, उत्तर प्रदेश और बिहार के में साम्राज्य का विस्तृत रूप से फैल गया। इस तरह से कुमार देवी के आने के बाद इनके पुत्र जो हुए, जिसने बचपन से ही, चूंकि इनका पिता में शासन करने का योग्यता समाहित था, इसने अपने समाज को फैलाने के लिए योगदान किए, इसलिए अपने पुत्र को शासन प्रणाली को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए उसको बारीकी को बचपन से ही प्रेरित किया। और इस तरह से इनका जो पुत्र है वो जल्द से जल्द इसके योग हो गए, और मात्र 335 ईस्वी में, मतलब 319 से 335 ईस्वी तक ही चंद्रगुप्त प्रथम ने शासन किया। उसके बाद इसने अपने गद्दी पर अपने पुत्र को बैठा दिया, जो एक बहुत ही आक्रमणकारी और शक्तिशाली योद्धा हुआ करता था। वो किसी से नहीं डरता था, वो हमेशा जो चीज पसंद आ जाए उसे वो छीन लिया करता। इतना ही आक्रमणकारी राजा हुआ किया, जिसका नाम हम लोग समुद्रगुप्त के नाम से जानते हैं। क्योंकि गुप्त वंश का शुरुआत श्री गुप्त को कहते हैं, परंतु गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक की बात आ जाता है तो वो चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम ने ही अपने समाज को, राजा का जो भूमिका है वो सही निर्वहन किया। तो गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त को कहते हैं। लेकिन जब वास्तविकता की बात आती है कि वास्तविक रूप से गुप्त साम्राज्य की उत्पत्ति किसने किया, तो वो श्रेय पूर्णतः चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है, जिसे हम महाराज धीराज कहते हैं। उनका पुत्र हुए समुद्रगुप्त, जिसने गद्दी पर 335 ईस्वी में बैठ गए। इनका तो कहने नहीं, एक का राजतंत्र बहुत ही सुहर्षशाली और गौरवशाली रहा। इसका शासन बहुत ही शक्तिशाली रहा, योग्यतापूर्ण रहा, धैर्यवान रहा, क्योंकि ये उत्तर भारत के 12 और दक्षिण भारत के 9 राजाओं ने महाराजाओं को पराजित करके पूरे भारत पर, उत्तराखंड पर 33 लाख वर्ग किलोमीटर में अपना साम्राज्य को फैला लिए। कहा जाता है कि वर्तमान का नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी को मिलाकर के जो क्षेत्रफल होता है उस पर इसने शासन किया। इनकी शासन प्रणाली बहुत ही शक्तिशाली और योगपूर्ण रहा। इसने अपने जीवन में लगभग 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और सभी में विजय प्राप्त किए। इस तरह से इनको 100 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है, क्योंकि इनको ना सुनने की आदत नहीं थी। एक चूंकि जिस चीज को पसंद किया उसको लेकर के जाते थे, इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त का शासन काल इतना ऐतिहासिक रहा, क्योंकि इन्हीं के शासन काल को हम लोग स्वर्ण युग भी कहते हैं। हालांकि पूरे गुप्त वंश को ही हम लोग स्वर्ण युग के नाम से जाते हैं, लेकिन का मुख्य से समुद्र गुप्त को ही जाता है, जिनका शासन प्रणाली में हमारा देश बहुत ही आगे बढ़ा। स्वर्ण सिक्का का जो उत्पत्ति तो स्वर्ण वंश में ही मैंने बताया था पिछले क्लास में, लेकिन सही में स्वर्ण मुद्राओं की जो प्रचलन जो आई वो गुप्त वंश में आया। गुप्त वंश में ही श्री समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सोने के सिक्के चलाए। उसमें से जो दिनार नाम का सिक्का था, गरुड़ नाम का जो सिक्का था, जो बहुत ही प्रचलित हुआ, क्योंकि सोने के सिक्का को उसमें दिनार कहा जाता था। तो वो जो दिनार था, गरुड़ नाम का जो सिक्का था, सोने को बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुआ। इनके और इस सिक्कों पर अलग अलग के यंत्र थे, वाद्य यंत्र थे, संगीत है, तबला था, इस तरह से देखा गया। हालांकि इनको कभी भी किसी नृत्य गीत में भाग लेते हुए नहीं देखा गया, फिर भी इनके द्वारा बनाए गए सिक्के पर वाद्य यंत्र ज्यादा था। इसे लोग मानते हैं, आज के इतिहासकार मानते हैं कि वो संगीत प्रेमी रहे होंगे, परंतु ऐसा कहीं कोई किसी भाग देते हुए देखा नहीं गया। क्योंकि इनके बचपन से कविता लिखने की भी, कविता सुनने की बहुत आदत थी। तो इनके जो दरबारी कवि थे, जो हरिसेन थे, बहुत ही कवि उस समय के कवि थे, बहुत ही विचित्र कवि थे। उनके साथ रहते रहते इसने भी बहुत कविताएं लिखना चालू कर दिए। इसलिए समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से ही जाना जाता है।
क्योंकि जब ये अखंड भारत जो आज बोल रहे हैं, आज का जो खंड है, जो अखंडित भारत था, वो पूरे पर साम्राज्य फैला दिए अपना। उस तरह से इसने अश्वमेध यज्ञ भी छोड़े थे कि और इस प्रांत में कोई है जो मुझे सम्राट के तौर पर घोषित नहीं मानता है, तो उसने अश्वमेध यज्ञ का शुरुआत किया था। लेकिन इनका जो हो रहा है, जो 75 दिनों तक पूरे अखंड भारत में घूमता रहा, लेकिन किसी में पकड़ने की मजा नहीं हुई। इस तरह से मान लिया गया कि ये संपूर्ण जो क्षेत्र है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भारत जो ही है, उसमें से कोई भी इनके टक्कर लेने का या इनको विरोध करने वाला नहीं था। इन पूरा संपूर्ण रूप से इनको राजा के तौर पर मान लिया गया। इनके